नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपके जो है 10th क्लास के बच्चे हों, चाहे वो आपके 12th क्लास के बच्चे हों, या आप जो है फर्स्ट ईयर एजी के बच्चे हों, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लेकर आए हैं फ्लावर यानी कि फूल के बारे में, कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फूल के जो भाग होते हैं क्या होते हैं, उनका काम क्या है और पॉलिनेशन में किस प्रकार से मदद करते हैं। सारी चीज़ें एक एक करके हम जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं पुष्पेंद्र और आप सभी लोगों का एग्ज़ाम गुरुजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये वीडियो आपकी जो है यहाँ से लगभग में आपका 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। खासकर जो एग्रीकल्चर बच्चे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं फूल जो है इसके भाग क्या क्या हैं। सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। देखिए, ये आपका फूल का एक फिगर दिया हुआ। सबसे पहले जो फूल है इसके भागों को जानते हैं और उन भागों के काम क्या हैं, फिर उनके भागों को जानेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार जो है कमेंट करना यस। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, ये आपका जो है इसके बहुत सारे भाग हैं। आप देखें, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये वाला भाग है, इसको बोलते हैं आपका पुष्प विरंत। क्या बोला जाता है? पुष्प विरंत जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, जो फूल है जिसे पकड़ के आप क्या करते हो, प्रपोज करते हो, जो नीचे वाला डंठल होता है उसको आपको क्या बोला, पुष्प विरंत बोला जाता है। उसके बाद आप देखोगे पुष्प के ऊपर में हरे रंग की कुछ जो है आपकी पंखुड़ियाँ टाइप की होती हैं, जो छोटी होती हैं इस टाइप की। इसे क्या बोला जाता है? आप कहोगे इसको बाह्य दलपुंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाह्य दलपुंज बोला जाता है। और जो फूलों में रंग बिरंगी आपकी पंखुड़ियाँ होती हैं कलर वाली, ये आपकी क्या है, दलपुंज, यानी कि दल भी इसे बोला जाता है। इसको जो है दलपुंज या जो है दल बोला जाता है। और जो ये वाली होती हैं इनको क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। ठीक है, इसको दलपुंज या दल, इसको बाह्य दलपुंज, ठीक है, या बाह्य दल। ठीक है, अब देखिए जो बाह्य दलपुंज है हम इसके बारे में डिटेल में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले भागों को पढ़ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बताइए इसमें नर भाग कौन सा होता है, तो आप कहोगे जो पुंकेसर होता है ये आपका नर भाग होता है। और जो मादा भाग होता है वो कौन सा, जो स्त्री केसर होता है ये आपका जो है मादा भाग होता है। ठीक है, इतना समझ गया कि नर भाग कौन सा होता है और मादा भाग कौन सा होता है। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है, इसमें जो आपका जो इस प्रकार की ये वाली संरचना आपको दिख रही है, ये आपका क्या है, पुतंत्र। इसे तंत्र या पुतंत्र बोला जाता है। इसी के ऊपर आपको एक संरचना लगी हुई नज़र आती है जिसको परागकोश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परागकोश बोला जाता है। और जो परागकोश होते हैं, इन्हीं परागकोश के अंदर आपका क्या होता है, आप कहोगे परागकण भरे हुए रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका इस पूरे को पुंकेसर बोला जाता है। और ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको आप कहोगे अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, अंडाशय के अंदर ही आपका क्या है, बीजांड रहता है और अंड कोशिकाएं जो है पाई जाती हैं। इसके बाद ये वाला जो भाग है बीच वाला, ये इतना, इस भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। और जो वर्तिका का ऊपर वाला भाग है जो आपका इस प्रकार से रहता है, इस भाग को क्या बोला जाता है, इस वाले भाग को जो है आपका वर्तिकाग्र बोला जाता है। ये वाला, इसको वर्तिकाग्र जो है बोलते हैं। और पूरे जो आपका वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, अंडाशय हो गया, पूरे मिलकर के इनके सबको हम स्त्री केसर बोलते हैं। यानी कि ये आपका क्या है, मादा भाग है। तो ये पुष्प के भाग हैं। अब एक एक करके हम इनके भागों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा भाग क्या उसकी उपयोगिता है और उसका कार्य क्या है। एक एक करके जान लेते हैं, क्योंकि फूल के बारे में जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो आपका पेड़ होता है, प्लांट है, उसमें आपका लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन जो होता है जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, इसमें आपका फूल का बड़ा महत्व है, फूल का बड़ा रोल है, क्योंकि फूल में आपके नर और मादा भाग दोनों पाए जाते हैं। लैंगिक जनन जो है वो फूलों के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो है वो फूल को छोड़ के प्लांट के किसी भी भाग से हो सकता है, जड़ से, तना से, पत्ती से। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इसके भागों को जानते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें अगर बात करते हैं, इसमें एक तो सहायक चक्र होता है, एक आपका जनन चक्र होता है।
कौन से 2 भाग कह रहा है, एक सहायक चक्र होगा, एक जनन चक्र होगा। सहायक चक्र में बाह्य चक्र यानी कि कैलिक्स होगा, दल चक्र यानी कि आपको बताया था बाह्य दल यानी कि बाह्य दल पुंज, और जो है दल पुंज जिसे करोला बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आपका जनन चक्र में पुमंग होगा, जिसमें आपको बताया था पराग कोष, पराग कण वगैरह ये सारी चीज़ें आएंगी। दूसरा है आपका जयांग, जाइनोसियम जिसे बोलते हैं, पुमंग को एंड्रोसियम बोलते हैं। जब आप फैमिली वाला चैप्टर पढ़ोगे तो इनका बहुत वहाँ पे रोल मिलेगा आपको कि एंड्रोसियम, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश में ही सिंबल आते हैं, तो उसको भी हम एकदम बेसिक से डिटेल में आपको बताएंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से भी। ठीक है, चलिए देखिए, जयांग जो है, जयांग में जो आपके क्या है, पूरे के जो मादा भाग है, मादा के सभी भागों को जयांग बोला जाता है। जयांग जो है ये आपका मादा भाग है, ठीक है, और जो पुमंग है ये आपका क्या है, नर भाग है। इतना समझ गए। चलिए आगे बोलते हैं। सबसे पहले बाह्य दलपुंज की बात करें कि बाह्य दलपुंज जो है क्या होता है। देखो, पुष्प का सबसे बाहरी भाग हरा होता है। कह रहा सबसे पहली बात है ये क्या होता है, बाहरी भाग होता है। दूसरी चीज़ ये हरे रंग का होता है। हरे रंग के होने के कारण जब फूल आपका खिलता नहीं है, जब फूल आपका क्या होता है, कलिका अवस्था में होता है, जब फूल आपका कलिका अवस्था में होता है तो कलिका अवस्था में जो आपके बाह्य दलपुंज हैं ये इसकी क्या करते हैं, फूल की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, बाहरी चीज़ों से इसकी रक्षा करते हैं। दूसरी चीज़ है कि जब ये हरे होते हैं, आपको बताया हरे होंगे तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है तो आप लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है तो सुन लीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है कि जो प्लांट होते हैं उनके भोजन बनाने की जो क्रिया होती है, भोजन बनाने की जो क्रिया होती है उसी को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दलपुंज पे कि दलपुंज हमारा क्या है। दलपुंज की अगर बात करें कि दलपुंज आपका क्या है, तो इसकी अगर बात करते हैं तो आप कहोगे बाह्य दलपुंज के बाद का चक्र, यानी कि जो बाह्य दलपुंज है इसके आगे वाला जो चक्र होता है उसको दलपुंज या बोलते हैं आपका। ठीक है, बहुत जगहों पे खाली दल भी लिखा होता है। ठीक है, इसीलिए इंग्लिश में आप याद करो, इंग्लिश में एक जगह का चाहे 10 जगह हो चाहे कहीं भी हो, एक ही शब्द होगा आपका करोला। ठीक है, ये कैसे होते हैं, रंग बिरंगे। सबसे महत्वपूर्ण है रंग बिरंगे। रंग बिरंगे होने का मतलब है कि जब पोलिनेशन परागण की क्रिया होती है तो उस क्रिया में इनका बड़ा रोल होता है। रोल क्या होते हैं, क्योंकि परागण की क्रिया में ये भाग तो नहीं लेते हैं परंतु ये सहायक होते हैं, क्योंकि परागण की क्रिया में जो कीट होते हैं उनको आकर्षित करने के लिए इनका रंग क्या होता है, रंग बिरंगा होता है, जिससे ये कीटों को आकर्षित कर सकें। ठीक है, कीटों को आकर्षित करने के लिए होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है आपका पुमंग। पुमंग की अगर बात करें कि पुमंग क्या होता है, आप नोट करते हुए भी चलो। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको PDF नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, वीडियो की भी डिटेल मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है पुमंग, जिसको बोलते हैं एंड्रोसियम, या हम यूँ कहें कि नर भाग। ठीक है, फूल का नर भाग जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे दलपुंज और जयांग के बीच उपस्थित चक्र को पुमंग कहते हैं। ठीक है, जो आपके इस प्रकार के लगे हुए रहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, पुमंग बोला जाता है। कह रहा नर जनन अंग है, बता दिया आपको ये कैसा होता है, नर जनन अंग होता है। इसमें एक पुतंतु होता है और 2 परागकोश होते हैं। कह रहा एक पुतंतु होगा, पुतंतु आपका ये हो जाएगा, जो उसका डंठल होता है परागकोश का उसे पुतंतु बोलते हैं, समझ लीजिए। कह रहा पराग कण जो है परागकोशों के अंदर उपस्थित परागपुटों में बनते हैं। कह रहा जो पराग कण होते हैं वो इसी के भैया अंदर रहते हैं, यानी कि जो पराग कोश है, पराग कोश के अंदर ही आपका क्या है, पराग कण रहते हैं। और जब आपके पराग कण जो हैं, ठीक है, पराग कण जो हैं ये आपके पराग पट होते हैं, उन्हीं के पुटों में क्या होते हैं, भरे हुए रहते हैं। अब ये निकलते कैसे बाहर हैं, जब पराग कण आपका जो है इस फूटता है, ठीक है, तो उसके द्वारा पराग कण आपके क्या होते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। कह रहा इसके मुख्य 2 भाग होते हैं, एक परागकोश और पुतंतु। पुतंतु की सहायता से परागकोश पुष्प से जुड़े होते हैं।
पुतंत्र जो है इसकी मदद से ये क्या है, पुष्प में जुड़े होते हैं। पराग कोश के अंदर परागकण होते हैं। कह रहे पराग कोश कहाँ होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे जो आपका पराग कोश है उसके अंदर परागकण आपके पाए जाएंगे, और जो निषेचन के पश्चात बीज बनाते हैं। सामान्यतः परागकोश द्विपालित और जो है आपका चतुर्बीजाणुधानी युक्त होते हैं। कभी भी पूछा जाए बताओ परागकोश जो है कैसे होते हैं, तो आप कहोगे द्विपालित होते हैं और चतुर्बीजाणुधानी युक्त होते हैं। ठीक है, कार्य परागकोशों में परागकणों का निर्माण करना ये इनका मुख्य कार्य होता है। आगे कह रहा है आपका जयांग। जयांग ये आपके जो है ये आपका कैसा होता है, मादा भाग होता है, याद रख लो, जिसको जाइनोसियम बोलते हैं। अब कह रहा है ये पुष्प का मादा जनन अंग है। ठीक है, नर आपसे पूछा जाए पुष्प का नर जनन अंग कौन सा होता है, तो आप कहोगे पुमंग होता है। ठीक है, प्रत्येक जयांग में एक फूला हुआ भाग अंडाशय होता है। कह रहा जो आपका जयांग है इसका जो नीचे का फूला हुआ भाग रहेगा उसे क्या बोलेंगे, अंडाशय बोलेंगे। अब कह रहा कि इसके अंदर बीज बनाने वाली संरचना बीजांड होती है। ठीक है, और पूरा अंडाशय फल बनाता है। कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए जो बीजांड होता है ये क्या करेगा, ये बीज का निर्माण करेगा, याद रख लो। पूछा जाए कि फूल में बीज का निर्माण कौन करता है, तो आप कहोगे बीजांड करता है। फल का निर्माण कौन करता है, तो आप कहोगे फल का निर्माण जो है ये आपका कौन करेगा, ये आपका अंडाशय करेगा। ठीक है, ये कौन करेगा, अंडाशय करेगा। इसीलिए आपके जो बीज हैं मोस्टली फल के अंदर रहते हैं, क्योंकि बीजांड जो है वो अंडाशय के अंदर पाया जाता है। इसीलिए जो बीजांड है वो बीजों का निर्माण करेगा और जो अंडाशय है वो क्या करेगा, फल का निर्माण करेगा। अब कह रहे इसके भाग कितने होते हैं उसको देख लें। कह रहे इसके 3 भाग होते हैं। कितने, कह रहा इसके 3 भाग होते हैं और तीनों भागों को हम एक बार देख लेते हैं। कह रहा सबसे पहले आपका वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र की अगर बात करें तो कह रहा शीर्ष भाग है, सबसे ऊपर वाला भाग है वर्तिकाग्र। जो फूल है जिसमें आपका इस प्रकार की ये संरचना होती है, ये सबसे ऊपर वाला भाग जो है यही आपका क्या कहलाएगा, वर्तिकाग्र कहलाएगा। और जो पराग कणों के आवरण है तो मंच का कार्य करता है। कह रहा जो पराग कण हैं आपके, पराग कण जो है यहीं पे आते आपके क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। अब कह रहा है कि ये मंच का कार्य करते हैं। मंच क्या होता है, एक बैठने का जगह होता है। कह रहा है उसी प्रकार से जो पराग कण हैं उनको मंच का कार्य या मंच के लिए स्थान या मंच का कार्य करते हैं ये। अगला है आपका वर्तिका। वर्तिका कह रहा है यह मध्य वाला भाग है, यानी कि जो आपका अंडाशय है और आपकी जो वर्तिकाग्र है इन दोनों के बीच का यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भाग है यही आपका क्या कहलाएगा, वर्तिका कहलाएगी। ये दीर्घीकृत और पतली होती है और वर्तिकाग्र के ठीक नीचे आपकी जो है पाई जाती है। आगे कह रहा है कि अंडाशय अब क्या होता है, आधारी भाग जो फूला हुआ होता है और इसमें बीजांड स्थित होते हैं। कह रहा जो आधारी भाग है जो पुष्पासन के ऊपर क्या होता है, स्थित होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। अब आगे इसके कार्य क्या हैं। कार्य की अगर बात करें, कह रहा है अंडाशय जो है ये फल बनाएगा, बीजांड जो है क्या करेगा, बीज बनाएगा। ठीक है, इतना आपको मालूम हो गया। अब कह रहा है कि अब कुछ शब्दावली हैं, उन शब्दावली को हम देख लेते हैं, 1 नंबर में पूछ ली जाती हैं। कह रहा है कि अपूर्ण पुष्प किसे कहते हैं, तो जिन पुष्पों में कोई अवयव अनुपस्थित हो उसे जो है अपूर्ण पुष्प कहा जाता है। देखो अपूर्ण का मतलब इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का है अधूरा, यानी कि जिसमें सभी भाग ना पाए जाते हों वो अधूरा कहलाएगा, और जिसमें सभी भाग पाए जाते होंगे वो क्या कहलाएगा, वो आपका पूर्ण पुष्प कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्ण पुष्प कहलाएगा। तो सबसे पहले आपका पूर्ण पुष्प में आपका क्या हो जाएगा, जैसे सरसों है, गुलेड़ है। अपूर्ण पुष्प में लौकी है, काशी फल है, तोरई है। क्योंकि आप देखें बहुत सारे पुष्प हैं जिनमें सिर्फ मादा भाग पाया जाता है और आपका बहुत सारे पुष्प हैं जिनमें आपका नर भाग पाया जाता है, तो इनको हम अपूर्ण पुष्प भी कह सकते हैं। अब कह रहा है एक लिंगी और द्विलिंगी, कि एक लिंगी क्या होते हैं और द्विलिंगी क्या होते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। इसको आप नोट करते हुए भी चलना, बहुत ही शॉर्ट में नोट हैं, आप वीडियो देखते हुए जाओ, नोट करते हुए जाओ, जिससे आपको पेपर में 10-5 मिनट में पढ़ के आसानी से ये आपका तैयार हो जाए।
अब बोर्ड पेपर की डेट पास आने वाली है। जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनकी तैयारी जो है और बेहतर ढंग से हो सके। कह रहा द्विलिंगी पुष्प कौन से होते हैं? कह रहे पुमंग और जयांग दोनों उपस्थित हों, यानी कि जिनमें दोनों लिंग उपस्थित हों, यानी कि नर वाला भाग भी होना चाहिए और आपका मादा वाला भी भाग होना चाहिए। नर वाला भाग कौन सा है? आप कहोगे पुमंग है, और मादा वाला भाग कौन सा है? आप कहोगे जयांग है। यानी कि ऐसा फूल जिसमें दोनों भाग उपस्थित हों, नर भी हो और मादा भी हो, यानी कि जयांग भी हो और पुमंग भी हो, तो उसे क्या बोलेंगे? द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। बाह्य दलपुंज और दलपुंज हो या ना हो, ऐसे पुष्प द्विलिंगी या उभयलिंगी कहलाते हैं। कह रहा है बाह्य दलपुंज और दलपुंज से मतलब नहीं है, हम यहाँ पे उनकी जनन के आधार पे जो है उसको अलग अलग एक लिंगी द्विलिंगी में बांटे हैं, तो उसमें दोनों नर और मादा भाग महत्वपूर्ण रखते हैं। बाह्य दलपुंज दलपुंज का इतना रोल नहीं है। अब कह रहा एक लिंगी, कह रहा एक लिंगी का मतलब आपको नाम से मालूम है, एक का मतलब एक, लिंग का मतलब है एक लिंग वाला, जिसमें एक लिंग उपस्थित हो, चाहे वो नर का हो चाहे वो मादा का हो। कह रहा नर या मादा दोनों में से एक ही चक्र उपस्थित हो, दूसरा अनुपस्थित हो। दूसरा, जब केवल नर अंग होते हैं, जयांग अनुपस्थित हो, तो पुष्प पुंकेसरी कहलाता है। ये भी चीज़ याद रखना है, फैमिली वाले चैप्टर में पूछा जाता है। जब आप फैमिली का जो है अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे ये आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होता है पुंकेसरी। ठीक है, स्त्री केसरी, यानी कि जिन पुष्पों में मादा अंग उपस्थित होगा उसे क्या बोलेंगे? स्त्री केसीय बोलेंगे। स्त्री केसीय का मतलब है कि यानी कि जिसमें आपका मादा भाग उपस्थित है। पुंकेसरीय का मतलब है जिसमें आपका नर भाग उपस्थित है। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब कह रहा है कि अगर एक लिंगी का मतलब, ये तो आपके पुंकेसर स्त्री केसर के आधार पे हैं कि अगर पुंकेसर है तो पुंकेसरी, और अगर स्त्री केसर है यानी कि स्त्री वाला भाग है, मादा भाग है, तो स्त्री केसरी है। एक लिंगी क्या कहेंगे कि नर और मादा में से जब कोई एक भाग उपस्थित होता है तो उसको हम एक लिंगी बोलते हैं, चाहे वो आपका पुमंग हो चाहे वो आपका जयांग हो। ठीक है, आगे बात करते हैं उभयलिंगाश्री। उभयलिंगेश्वरी की बात करें, कह रहा पुष्प जब एक लिंगी हो, नर या मादा पुष्प एक ही पौधे पर उपस्थित हो, तो पौधा उभयलिंगाश्री कहलाएगा। जैसे मक्का है, लौकी है, खरबूज है, रेंडी आदि। ठीक है, कह रहा फूल एक लिंगी हो परंतु नर और मादा पुष्प जो है एक ही पौधे पर जो है उपस्थित हो। कह रहा है कोई मान लो ये आपका प्लांट है, इसमें एक फूल आपका ये लगा हुआ है। कह रहा ये मान लो चाहे नर है और चाहे ये मादा, यानी कि चाहे नर भाग उपस्थित है चाहे नर भाग मादा एक ही होगा, या हम यूँ कहें चाहे इसमें जयांग हो चाहे इसमें आपका पुमंग हो, एक ही होगा। अब कह रहा परंतु आपका जो प्लांट है, पूरे प्लांट पे दोनों भाग होंगे। पूरे प्लांट में कुछ फूल नर भी होंगे, कुछ फूल आपके मादा भी होंगे। ठीक है, तो उसे उभयलिंगाश्री बोला जाता है, इतना समझ लीजिए। उदाहरण के लिए अगर उदाहरण की बात करें, पपीता हो गया, परमल हो गया, वो आपका लौकी हो गया, सॉरी मक्का है, लौकी है, खरबूज है, रेंडी है, ये आपके उभयलिंगाश्री हो गए। अब बात करते हैं एक लिंगाश्री की। जब पुष्प आपका एक लिंगी हो, नर मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर उपस्थित हों, तो एक लिंगाश्री कहलाता है। जैसे पपीता हो गया, परमल है, सफ़ेदा है, शहतूश है। ये कह रहा है कि फूल भी आपका कैसा होगा? एक ही लिंग वाला होगा। एक लिंगी का मतलब एक लिंग वाला होगा, चाहे पुमंग हो या जयांग हो। और कह रहा है यहाँ तक जो आपके फूल हैं नर और मादा दोनों आपके अलग अलग पेड़ पे लगे होंगे, दोनों आपके अलग अलग पेड़ पे लगे होंगे, तो उसे एक लिंगाश्री बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? बताते रहिए। आगे कह रहा सर्वलिंगी, कि सर्वलिंगी क्या होता है? कह रहा जब पौधे पे एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्प लगे हों तो उसको जो है सर्वलिंगी बोलते हैं। सर्वलिंगी का मतलब है हर प्रकार के पुष्प का होना। द्विलिंगी भी पुष्प होगा और एक लिंगी भी पुष्प होगा तो उसे हम सर्वलिंगी बोलेंगे। इसका उदाहरण आप याद कर लो, जैसे आम हो गया। ठीक है, अब है गाइनो, आपका जो है गाइनो मोनोसियस जो है,
ठीक है। गाइनोमोइनोसियस जो है, जब एक ही पौधे पर मादा पुष्प द्विलिंगी यानी कि उभयलिंगी पुष्प होने के साथ द्विलिंगी पुष्प हो तो उसको हम जो है क्या बोलते हैं, गाइनोमाइनो जो है आपका सियस बोलते हैं। नर पुष्प होने पर इसको जो है एंड्रोमाइनोसियस कहा जाता है, अगर नर है तो। अब कह रहा पुष्प विरंत आपको बताया था, ठीक है। कह रहा पुष्प विरंत क्या है, पुष्प विरंत डंठल नुमा जो होता है, यानी कि जो आपका फूल है, इस फूल में जो आपका इस प्रकार से जो डंठल नुमा होता है, इसी को पुष्प विरंत बोलते हैं। और पुष्प को पौधे से जोड़ने का कार्य यही आपका डंठल ही करता है, इसी के द्वारा फूल जो है पेड़ में जुड़ा हुआ रहता है। पुष्पासन आपको ये भी मालूम होना चाहिए। कह रहा पुष्पासन पुष्प का आसन, यानी कि जिस पे पुष्प क्या होता है, बैठा हुआ होता है और ये फूला हुआ या चपटा बाद में हो जाता है। इसका कार्य पुष्प के अन्य भागों को आधार प्रदान करना। जैसे मान लो उदाहरण के लिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है आपका पुष्पासन है। फूल इसके ऊपर, जो फूल का ऊपर वाला भाग है वो इसके ऊपर ही क्या होगा, बैठा होगा, इसलिए इसको फूल का आसन बोला जाता है। ठीक है, समझ गए। किसी प्रकार का कोई डाउट है बता दो। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट हो बता दें। अगर आपको जो भी चैप्टर समझ में नहीं आता, जो भी चैप्टर है आप कमेंट करिए, ये चैप्टर समझ में नहीं आता, उस चैप्टर की हम इसी प्रकार से एकदम शॉर्ट में बहुत ही इजी तरीके से वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आप 15-20 मिनट में वीडियो को आसानी से समझ जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और एक बात, जिन बच्चों ने चैनल को लाइक नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें।